बच्चों, आज हम विषय E308 के अंतर्गत चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। 3 अध्याय हमारे पूरे हो गए। अब चौथा अध्याय पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट या शक्ति गुणांक सुधार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सामान्यतया सिर्फ हम अगर पावर फैक्टर भी मेंटेन करें तो किसी भी इंडस्ट्री में पूरे इलेक्ट्रिकल स्टाफ की तनख्वाह को हम उसमें निकाल सकते हैं। निकालने का मतलब ये है कि उतना पैसा पावर फैक्टर मेंटेन करके अर्न किया जा सकता है जितने पूरे स्टाफ की तनख्वाह है। तो इस अर्थ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पावर फैक्टर क्या होता है, कम क्यों होता है, इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, इन्हीं सब विषयों को समाहित करता हुआ ये अध्याय है। तो सबसे पहला बिंदु 4.1 जो है, इसमें मीनिंग ऑफ पावर फैक्टर या पावर फैक्टर का अर्थ। तो पावर फैक्टर का अर्थ क्या है, वास्तव में पावर फैक्टर क्या होता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी रिपीटिशन के तौर पे इसमें दिया गया है कि विद्युत परिपथ में वोल्टेज और करंट यानी वोल्टता और धारा के मध्य के कोण के कोज्या को, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन, उसको शक्ति गुणांक कहते हैं। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल है उसका कोसाइन ले लो, बहुत सिंपल है, और वो पावर फैक्टर हो गया। अब डीसी में तो क्या होता है, डीसी सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, तो इसमें कोई इस तरह से मतलब कोई फेज अलग अलग होते नहीं। तो डीसी के केस में तो हमेशा ही पावर फैक्टर यूनिटी होगा। इसका मतलब ये है कि शक्ति गुणांक की गणना सिर्फ एसी सर्किट में ही होती है। डीसी सर्किट में इसका रेलेवेंस इसलिए नहीं होता कि उसमें वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होने के कारण उसका पावर फैक्टर तो हमेशा ही एक होगा। डीसी सर्किट कहीं भी होगा तो उसमें पावर फैक्टर, डीसी वोल्टेज सप्लाई अगर कहीं दी जा रही है तो उसमें आप पावर फैक्टर एक मान के चलें, उसका कोई कैलकुलेशन का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जहाँ भी एसी सर्किट्स हैं वहाँ पर पावर फैक्टर की इम्पोर्टेंस है, वहीं पर पावर फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपके ये तो क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज और करंट के बीच का हम एंगल निकाल लें और एंगल को का कोसाइन ले लें तो पावर फैक्टर पीएफ शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू कॉस फाई। फाई जो है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। अब फाई का मान कितना होगा, फाई का मान डिपेंड करता है कि परिपथ किस प्रकार का है और लोड कितना है, कितना लोड है और किस प्रकार का लोड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फाई का मान कितना है। अब सर्किट कई तरह के हो सकते हैं, रेजिस्टिव सर्किट हो सकते हैं, इंडक्टिव सर्किट हो सकते हैं, कैपेसिटिव सर्किट हो सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अलग अलग स्थितियां इसमें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। जब सर्किट रेजिस्टिव है यानी वोल्ट कोई एक रेजिस्टेंस या नियरली प्योर रेजिस्टेंस, हालांकि ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये प्योर फॉर्म में सामान्यतया प्रैक्टिकली ये पाए नहीं जाते। इस जहाँ भी रेजिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत इंडक्टेंस भी उसमें आ जाएगा, इंडक्टेंस होगा तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, ऐसे ही कैपेसिटर लगा होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हम मोटे तौर पे मान के चलते हैं कि अगर कोई इस तरह का रेजिस्टिव सर्किट है जिसका इंडक्टेंस नील नहीं तो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई हीटर है या बल्ब है, तो उस स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस की तुलना में उसका इंडक्टेंस का मान बहुत ही कम है। इसको नियरली प्योर रेजिस्टिव सर्किट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज माना जा सकता है। तो अगर कोई हीटर या रेजिस्टिव लोड इस तरीके से कोई लगा हुआ है तो वोल्टेज और करंट जो है दोनों एक ही फेज में होंगे, यानी वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन एक ही होगी। रेजिस्टिव सर्किट है तो उन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 और कॉस फाई का मान हो गया 1।
चूँकि कॉस फाई कोसाइन है, तो आपको पता होगा कि कॉस फाई की वैल्यू 1 और -1 इस बीच में घूमती है। तो 1 -1 तो ठीक है, लेकिन जो एंगल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 0 से 90 के बीच में ही चेंज होता है। यानी अगर कोई भी सर्किट रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव, तो इसका मान नेगेटिव तो होगा नहीं, इसका मान 0 और 1 के बीच में ही होगा। 90 डिग्री इसका अधिक मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकता, और +90 हो सकता है, -90 जैसी भी स्थिति है, तो पर उसका मान जो है 90 डिग्री प्लस या माइनस इसी रेंज में होगा। तो दोनों ही स्थितियों में कॉस तो पॉजिटिव होगा, तो कॉस फाई का मान जो है 1 या 0 के बीच में ही मूव करेगा। इस रेजिस्टिव सर्किट के स्थिति में इसका मान अधिकतम होगा, यानी 1 होगा, और ये जो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। अब अगर परिपथ प्रेरणिक हो या इंडक्टिव इन नेचर हो, तब क्या होगा? तो जो भी इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं उसमें करंट वोल्टेज से लैग करती है। अब पहले हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए प्योर इंडक्टिव है, जैसे मैंने भी बताया प्योर इंडक्टेंस वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन थियोरेटिकली हम मान सकते हैं कि ऐसा इंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस उस इंडक्टेंस की तुलना में नगण्य है, उसको नगण्य मानते हुए अगर हम करें, तो ऐसी स्थिति में जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग या पश्चगामी होगी, यानी वोल्टेज करंट से आगे होगा, करंट वोल्टेज से पीछे होगी। ये आपको ध्यान रखना है जो इंडक्टिव सर्किट्स है, क्योंकि ज़्यादातर सर्किट्स हम प्रैक्टिकली उसमें देखेंगे, चाहे मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, या इवन ट्रांसमिशन लाइन्स हो, सब इंडक्टिव इन नेचर होती हैं। तो ज़्यादातर सर्किट्स इंडक्टिव प्रकार के ही होते हैं। कुछ अपवाद हैं, तो उनको अपन आगे उसमें देख लेंगे कि कौन कौन से अपवाद के रूप में जो धारित सर्किट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्किट इंडक्टिव होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर 1 से कम होता है ज़्यादातर केसेस में, और उसी को इम्प्रूव करने की समस्या होती है। इसीलिए हम लोग ये अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो इसमें वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 का मान 0 हो गया। cos 90 जो है वो 0 डिग्री हो गया, चूँकि एंगल दोनों cos 90 का मान 0 और 1 के बीच में होता है, तो इंडक्टिव सर्किट के लिए 0 हो गया, रेजिस्टिव सर्किट के लिए 1 हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल हम सर्किट देखें तो उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होंगे। तो इस स्थिति में जो करंट है ये वोल्टेज से लैग करेगी, ये तो तय है, लेकिन कितना लैग करेगी ये डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के मान क्या क्या हैं। यानी एक्सएल जो रिएक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है, उनके मानों का अनुपात के ऊपर ये निर्भर करेगा कि ये एंगल फाई कितना होगा। अब ऐसी स्थिति में करंट वोल्टेज से मान लीजिए 5 डिग्री पे लैग कर रही है। ऐसी स्थिति में आई के 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया आई कॉस फाई, अपन रिजॉल्व कर लेंगे इसको। तो एक तो कंपोनेंट हो गया आई कॉस फाई, ये वोल्टेज की दिशा वाला कंपोनेंट, ये आई कॉस फाई हो जाएगा, और वोल्टेज के परपेंडिकुलर जो दिशा में अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आई साइन फाई। तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए, आई कॉस फाई और आई साइन फाई। जो आई कॉस फाई है इसको क्षैतिज घटक भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वाटफुल कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट, मतलब किसी भी रूप में इसको लिया जाए, आप
एग्ज़ाम में भी कोई भी शब्द इस्तेमाल हो, आपको इसका यही अर्थ निकालना है कि ये इसका वोल्टेज की दिशा में लिया गया कंपोनेंट है। चाहे क्षैतिज घटक कहें या वाटफुल कंपोनेंट कहें, या हिंदी में कहते हैं शक्तिमान घटक, और या सक्रिय घटक कहें, एक ही बात है। दूसरी तरफ जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है, इसको ऊर्ध्वाधर घटक या निष्क्रिय घटक या शक्तिहीन घटक कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, या निष्क्रिय इनएक्टिव कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट। रिएक्टिव हो गया, ये सामान्यतः रिएक्टिव शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट या शक्तिहीन वाटलेस कंपोनेंट, इस तरह से कह सकते हैं। ज़्यादातर जगह पे रिएक्टिव कंपोनेंट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पावर भी रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ये आप इसको और आगे इस रूप में पढ़ेंगे। तो रिएक्टिव और एक्टिव कंपोनेंट्स ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस स्थिति में शक्ति गुणांक जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, और इसका मान मैंने बताया कि 0 और 1 के बीच में कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का क्या अनुपात है। अब हम एक तीसरी स्थिति देखते हैं, जब परिपथ धारितीय है, यानी कैपेसिटिव इन नेचर है। जब परिपथ कैपेसिटिव इन नेचर है, ऐसी स्थिति में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी या लीडिंग होगी, अग्रगामी या लीडिंग होगी। तो अगर मान लीजिए हम ऐसी कल्पना करें कि कैपेसिटेंस जो है उसकी तुलना में उसमें लगा हुआ रेजिस्टेंस नगण्य है, तो उसको लगभग प्योर कैपेसिटेंस माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में आई जो है आई का मान वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी या लीडिंग होगा। ऐसी स्थिति में भी फाई जो दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, और कॉस फाई का मान पुनः 0 हो गया। यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों ही स्थितियों में पावर फैक्टर का मान 0 होगा। ये पावर फैक्टर की रेंज ही 0 और 1 के बीच में है। तो अब इस तरह का प्रैक्टिकल सर्किट होता नहीं। सामान्यतया जो भी कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा या धारित्र परिपथ होगा, उसके साथ में उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो अगर हम ये माने कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में हैं, ऐसी स्थिति में धारित्र वोल्टेज जो धारित्र सर्किट में धारा जो करंट है वोल्टेज से अग्रगामी होगी। अब इसका मान 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कितना है और रेजिस्टेंस का मान कितना है। इनका अनुपात क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो जो भी एंगल हुआ 0 और 90 के बीच में जो भी मान आया इसका, तो पावर फैक्टर का मान 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में। तो इसमें ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है और इसमें प्रतिरोध कितना है, उनके ऊपर ये मान डिपेंड करेगा। इसमें भी हम उसी तरीके से यदि आई को रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। आई जो वोल्टेज की डायरेक्शन में होगा वो आई कॉस फाई हो जाएगा, ये उसी तरीके से एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है, और वाटफुल कंपोनेंट भी कह सकते हो आप। और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, जो इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में जो इसका घटक होगा, वो आई साइन फाई कहलाएगा। तो आई साइन फाई जो है वो निष्क्रिय घटक होगा, और इसको वाटलेस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें इसके दोनों कंपोनेंट्स को इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। मोटे तौर पे हमारे ये बात समझ में आ रही है कि पावर फैक्टर का मान 1 और 0 के बीच में होता है। पावर फैक्टर थ्योरेटिकली भी 0 और 1 के बीच में होगा, और इसका मान इस बीच में जितना ज़्यादा हो
उतना अच्छा है। अब इसके आगे के जो बिंदु हैं वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये टॉपिक 4.1 आपको बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।